आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। भारत की सदारत में G20 की तरक्याती वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग का मुंबई में हुआ आगाज। जम्मू में मोबाइल संस्कृत गुरुकुल की शुरुआत, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मजीद मुस्तहकम की जा रही है। पार्लियामेंट में दाखिला के वज़ीर मुमलिकत का बयान और पांपोर और दोड़ा में अलमनाक सड़क हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत की सदारत में G20 की तरक्याती वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज मुंबई में शुरू हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने अच्छी हुक्मरानी के लिए कोशिश की है और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसे मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने एक ऐसे मौके पर G20 की सदारत संभाली है कि जब आलमी तरक्की सुस्त हो गई है, अफरात ज़र का बहरान है, कोविड के सबब बड़ी तादाद में लोग गरीबी की सतह से नीचे आ गए हैं और आलमी सतह पर देनदारी का भी बहरान है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने भारत की G20 की सदारत को फैसला कुन, सबकी शमूलियत वाली और इक़दाम पर मबनी बनाने का आज़म किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक तकरीब पर मोबाइल संस्कृत गुरुकुल को हरी झंडी दिखाकर इसका इफ्तिताह किया। यह तकरीब ज़रा यूनिवर्सिटी जम्मू में श्री कैलाश ज्योतिष शिवम वैदिक संस्थान ट्रस्ट की जानिब से मुनक्कद की गई थी। एलजी ने बाद में एक ट्वीट में कहा कि इस पहल से लोगों को तालीम और दानिश का एक अनमोल खजाना फराहम होगा। लोग संस्कृत के बारे में गैर रस्मी मालूमात हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि संस्कृत न सिर्फ एक जुबान है बल्कि यह हमारे समाजी अक़दार की अक्कास भी है। उन्होंने संस्कृत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली काम करने पर संस्थान के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर एस पाठक को 2022 के श्री कैलाश संस्कृत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। फौज के 26वें इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल नीरज गोसेन ने आज पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में DGP दिलबाग सिंह के साथ मुलाकात की और जम्मू शहर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में उनके साथ तबादले ख्याल किया। दोनों अफसरों ने पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन्स के जरिए हथियार और मनशियात पहुंचाने के मामले से निमटने पर भी ख्यालात का तबादला किया। DGP ने कहा कि हालात से निमटने के लिए पुलिस और फौज के माबैन करीबी तालमेल कायम है। बाकी खबरों से पहले लेते हैं एक वक्फा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनी, चौकन्ने रहें। सोपोर के एक नवाही इलाके तुलिबल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सुबह एक बारूदी सुरंग का पता लगाया जिस इलाके में बाईपास के किनारे पर नस्ब की गई थी। बारूदी सुरंग का पता लगने के फौरन बाद इस सड़क पर ट्रैफिक की नकल हमल को मजबूत किया गया, जबकि पुलिस, फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने इलाके का घेरा किया। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया जिसने बारूदी सुरंग को नाकारा बनाया। इस सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। दाखिली उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा है कि सरकार किसी भी सूरत में दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्लियामेंट में आज एक सवाल के तहरीरी जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद मजबूत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत खत्ते में 2639 नौकरियां फराहम की गई हैं और माइग्रेंट मुलाजमीन के लिए 6000 RC रिहाइश गाहों के क़याम को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि UT गवर्नमेंट की जानिब से माइग्रेंट अफराद को दी जाने वाली रिलीफ की रकम भी मरकजी सरकार अदा करती है और दिल्ली और मुल्क के दीगर इलाकों में रिहाइश पजीर कश्मीरी माइग्रेंटों को भी मुनासिब रिलीफ दिया जाता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की फौज के दरमियान टकराव के दौरान किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने ऐवान को बताया कि चीन की फौज ने इस महीने की 9 तारीख को तवांग सेक्टर के यांगसे इलाके में हकीकी कंट्रोल लाइन में दरअंदाजी की कोशिश करके पहले से मौजूद सूरत हाल को यकतरफा तौर पर बदल दिया। वज़ीर दिफा ने राज्यसभा में भी इसी तरह का एक बयान दिया। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि भारत की फौज ने निहायत ठोस और जामी अंदाज में चीन की कोशिश को नाकाम बना दिया। वज़ीर दिफा ने कहा कि सफारती ज़राए से भी चीन के साथ ये मामला उठाया गया है। उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि भारत की फौज ने मुल्क की इलाकाई यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़म कर रखा है और आइंदा भी इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। 9 दिसंबर 2022 को
पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। मुल्क आज उन जानबाजों को खराज अकीदत पेश कर रहा है जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन पार्लियामेंट का दिफा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अहाते में इन जानबाजों को खराज अकीदत पेश किया। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राज्यसभा के रहनुमा पीयूष गोयल, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी और दीगर वज़रा और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी 2001 के पार्लियामेंट हमले में असजान हुए बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुल्क की हिफाजत के दौरान जान निछावर करने वाले बहादुरों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम आयद किया है कि सियासी और समाजी सतह पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव का सलूक किया जा रहा है, जिसके नतीजे में इस खत्ते में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। कोकरनाग में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से लिए जा रहे तमाम फैसले अवाम दुश्मन साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार का जम्मू कश्मीर के तय कोई भी दावा और वादा वफा नहीं हुआ है। यह बात काबिल जिक्र है कि उमर अब्दुल्ला जनूबी कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर हैं। इधर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि कुछ सियासी जमातें अपने मफादात के लिए लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजहामा उड़ी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि वो मुत्तहिद होकर ऐसे अनासर के मंसूबों को नाकाम बनाएं। इस दौरान उड़ी में मुनक़दा तकरीब में कई सियासी कारकुनों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मुख्तलिफ इदारों यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 3.5 स्टार की रेटिंग दी गई है। यह एजाज यूनिवर्सिटी को मरकजी वजारत तालीम की जानिब से दिया गया है। इस हसूलियाबी के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने मुतल्लिका शोबे के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में मरवजा तालीम के साथ साथ तालिब इल्मों को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हुनरमंद बनाने पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की जानिब से आज इदारे के पामपुर कैंपस में गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल निशात की तालिबात के लिए एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के दौरान मुकर्ररीन ने तालिबात को कारखानादारी और सन्नतकारी के फवायद से मुतल्लिक जानकारी देते हुए उन्हें सरकार की जानिब से शुरू की गई खुद रोजगार स्कीमों के बारे में बताया। मुकर्ररीन ने कहा कि ख्वाहिशमंद खवातीन सनतकारों के लिए EDI की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम अमलाए जा रहे हैं। बाद में तालिबात ने EDI के इनक्यूबेशन सेंटर का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने गुज़श्ता शब के दौरान शहर के कई हस्पतालों का दौरा करके मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने सदर हस्पताल, रैनावारी हस्पताल, गौसिया हस्पताल और दीगर चंद एक तिबी इदारों का अचानक दौरा करके ड्यूटी रोस्टर और अमले की हाजिरी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इन हस्पतालों में दाखिल मरीजों के साथ बातचीत की और तिबी सहूलियात की फराहमी के बारे में उनसे जानकारी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अमले को अस्पतालों में सफाई सुथराई और गर्मी के इंतजामात का खास ख्याल रखने की हिदायत दी। पामपुर में आज पेश आए एक दिलदोज सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस में कांस्टेबल के अहदे पर तैनात बशीर अहमद कुच्छे नामी एक शख्स उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब उसकी गाड़ी जो वो खुद चला रहा था गालंदर के नज़दीक तेज़ रफ्तारी के नतीजे में डिवाइडर के साथ टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में बशीर अहमद शदीद जख्मी हो गया। अगरचि उसको फौरी तौर नज़दीकी अस्पताल पहुंचा गया तहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस सिलसिले में पामपुर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है। उधर दोड़ा में भी एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक हादसे का शिकार हुए मियां बीवी अपनी गाड़ी में दोड़ा के गंदों से जम्मू की तरफ आ रहे थे।
عصر کے مقام پر ان کی گاڑی سڑک سے لڑک کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور ہسپتال پہنچایا گیا، تاہم وہاں ڈاکٹروں نے خاتون کو مردہ قرار دیا۔ بعد میں اس کا شوہر بھی جاں بحق ہو گیا۔ از جان ہوئے میاں بیوی کی شناخت 62 سالہ منگت رام اور 58 سالہ شکنتلا دیوی کے طور کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سری اوربندو کی 150ویں سالگرہ کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی۔ یہ پروگرام آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت پڈوچیری میں کامبن کلائی سنگم میں منعقد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران نریندر مودی نے سری اوربندو کے اعزاز میں ایک یادگاری سکہ اور ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ایک اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ قطر میں جاری فیفا عالمی کپ 2022 میں آج پہلے سیمی فائنل میچ میں ارجنٹینا اور کروشیا کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 12:30 بجے لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ کل دوسرے سیمی فائنل میچ میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا، جبکہ فائنل میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ تین روز تک بند رہنے کے بعد سری نگر لیہ شہرہ کو آج ٹریفک کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق زوجیلا پر شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہے، تاہم اس کے باوجود تقریباً 491 چھوٹی بڑی گاڑیوں نے زوجیلا کراس کیا اور یہ گاڑیاں سری نگر کی طرف آ رہی ہیں۔ اس دوران پولیس کے اہلکار مستعدی کے ساتھ ٹریفک کو کلیئر کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سری نگر لیہ شہرہ پر پچھلے دنوں برفباری ہوئی تھی، جس کے بعد اس سڑک کو آمد رفت کے لیے بند کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔